शुरू करना आसान है, लेकिन संभालना और उसका उत्तरोत्तर विकास करना बहुत कठिन है। इसका कारण यही कहा गया है शास्त्रों में कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो हैं जो कोई काम शुरू करते हैं बिना विचारे और संशयग्रस्त हो जाते हैं और शिलान्यास के बाद फिर उसका उद्घाटन करने की तिथि नहीं आती। इसमें हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे बहुत सारे व्यवसायियों के ऐसे संकल्प हैं जिनको देख करके आपको लगेगा कि निर्माण यात्रा की बजाय ये शव यात्रा की कहानियां। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कुछ दूर तो चलते हैं, बरस 2 बरस 5 बरस, फिर थकान आने लगती है, भ्रम होने लगता है कि करने लायक काम है कि नहीं, हम क्यों इसमें फंसे। आपस की खींचातान, द्वंद्व, किसको मंच पर बैठाया, किसका नाम अखबार में छपा, किसकी तस्वीर आई, किसको पुरस्कार दिया, करते करते आधे अधूरे बीच में छोड़ के हम हट जाते हैं। लेकिन श्रेष्ठ स्त्री पुरुष वो होते हैं जो पहले तो सोच विचार के संकल्प करते हैं और फिर उसको लगातार नई पीढ़ी पर भरोसा करके उत्तरोत्तर विकसित करते हैं। भारत जैसे देश में 26 बरस एक लंबी अवधि है। हमारी पूरी आजादी कुल 75 बरस की है और आपने एक युग पुरुष की याद में उनकी जन्मतिथि से जोड़ करके ये जो प्रयास शुरू किया और उसका ये 26वां आयोजन हो रहा है, ये बहुत प्रशंसा की बात है। असल में तो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के लोगों का ये मानना है कि उत्तर भारत के लोगों का, विंध्याचल के इस पार के लोगों का संकल्प बल नहीं होता, कुछ ठिकाने से कर नहीं पाते हैं। कोई चीज बिगाड़नी हो तो यूपी बिहार वालों को कमेटी में डाल दीजिए, अपने आप उसका नाश हो जाए। लेकिन यहां आप एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। कल मैं जब आया तो महारानी जी से तो मुलाकात का सौभाग्य मिला ही, आपके पुस्तकालय को हमने देखा और जो पुस्तकें आपने प्रकाशित की हैं उनका अमूल्य महत्व मुझे समझ में आया। शब्दकोश से लेकर के बहादुर शाह जफर के लड़के का डायरी या राजकुमार शुक्ला की डायरी, ये सब एक जगह एक संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाना, वो भी बनारस, दरभंगा, इलाहाबाद, लखनऊ के बीच में कहीं, ये सचमुच बहुत प्रशंसनीय है। और इसीलिए जब दरभंगा व्याख्यान का निमंत्रण श्रुतिकर जी ने दिया, मुझे याद आया कि एक अरसा पहले कि हमारे आचार्य प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी के पास में गया, उनके पास कुछ समय की समस्या थी। हमने कहा क्या आप इस समय किस काम के लिए इतने व्यस्त हैं? कहा भाई हमको दरभंगा लेक्चर के लिए हितकर झा ने बुलाया है, वो विद्वानों की सभा होती है, जरा उसी के लिए तैयारी करा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, उतना बड़ा आचार्य, लेकिन दरभंगा के निमंत्रण को इतनी गंभीरता से उन्होंने स्वीकार किया। मेरी अपनी जो लघुता है उसका मुझे पूरा एहसास है, मेरी अपनी जो सीमाएं हैं उसको भी मैं समझता हूं। इसलिए जब मुझे कहा गया कि किस विषय पर आज बातचीत की जाए, तो हमको लगा कि बजाय आचार्यों के बीच संवाद स्थापित करने के, ऐसी चीज के बारे में बात की जाए जो हर भारतीय के लिए सरोकार का विषय है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है और लगभग हर भारतीय उसके प्रति उदासीन है, और वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। हमने ये मान लिया तिरंगा झंडा फहरा के 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जनगण मन अधिनायक गा करके और हर 5 साल में एक बार वोट दे करके किसी अच्छे या बुरे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना के कि हम आजाद हो गए, हम लोकतंत्र बन चुके हैं, अब हमको देश के लिए कुछ ज्यादा समझने सोचने की जरूरत नहीं। शुरू के दशकों में ये भविष्यवाणी थी अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, अमरीकियों की, वो सब लोग जो भारत की आजादी के खिलाफ थे, उसमें कुछ राजा महाराजा नवाब भी शामिल थे। जिन्ना साहब जैसे
राजनीति भी शामिल थे कि भारत का कोई भविष्य अंग्रेजी राज के बाद नहीं रहेगा, हम टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, क्योंकि हम जातियों का देश हैं, हम बहुत सारी भाषाओं का देश हैं, हम बहुत सारे धर्मों का क्षेत्र हैं, और ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि एक भाषा, एक धर्म, एक जाति के बगैर कोई राष्ट्र बन पाया। और इसी को चुनौती के तौर पर हमारे माताओं और पिताओं ने स्वीकार किया और अंग्रेजों से कहा कि तुम हमको हमारे हाथ पर छोड़ दो और हम तुमको दिखाएंगे कि हम कैसे एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारा आदर्श वसुधैव कुटुंबकम का है। जातियां हैं, भाषाएं हैं, क्षेत्र है, धर्म है, स्मृतियां हैं, लेकिन उस सबको जोड़ने वाला एक तत्व है जो जीवन दर्शन कहलाता है और एक भारतीय सभ्यता है जिसका सिलसिला मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक चलता है। बाधाएं आई हैं, अवरोध आए हैं, चुनौतियां आई हैं, जब हम संभाल सके तो हम आगे बढ़े। अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और जब नहीं संभाल सके तो गुलाम हो गए, बिखर गए, टूट गए, आपस में ही लड़े। ये तो काल गति है। आज 2023 में भारत के राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां, इस प्रश्न को जैसे ही हम रखेंगे तो 3 उत्तर आएंगे। एक उत्तर है कि भारत का कोई भविष्य नहीं है, भारत छोड़ो। पिछले साल 3 लाख लोगों ने अति सुशिक्षित IIM, IIT, एम्स, इन जगहों से पढ़े हुए लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। कुछ और लोग हैं जो बैंकों से लाखों करोड़ों लेकर के भाग खड़े हुए, किसी और देश के नागरिक बन गए। उनको वापस ला के उनको सजा देने की हमारी हिम्मत नहीं है। सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन ये हरकत, भ्रष्टाचारियों की, दबंगई की हरकत शायद अभी हमारे साथ रहेगी। तो एक वर्ग तो वो है, उसमें आप और हम नहीं है, इसके लिए बधाई। उनको भी बधाई जो देश और विदेश में पढ़ने के लिए गए और लौट के उन्होंने अपने गांव, अपने जिले को अपनाया। दूसरे वो लोग हैं जो भारत में तो हैं, लेकिन चित्त तो उनका भारत से अलग हो चुका है। वो कहते हैं रहने लायक जगह नहीं, हम तो यहां फंस गए। लेकिन हमारे लड़के लड़कियों को किसी तरह से ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड, येलो कार्ड लेकर के यहां वहां कहीं जाना चाहिए, यहां नहीं रहना चाहिए। दरभंगा दलदल है, भागलपुर में रखा क्या है। एक गाना चलता है, बिहार में काबा, यूपी में काबा, और हम लोग उस गाने को बार बार सुनते हैं। अतः दुनिया में काबा भाई, बिहार में काबा, अमेरिका में काबा, इंग्लैंड में काबा। मुझे 6 साल अमेरिका में रहने का मौका मिला और जैसा श्रुतिकर जी ने बताया, कई कार्डों से, खासतौर पर गुरुओं के आशीर्वाद से 5 महाद्वीपों में पढ़ाने का मौका मिला। भारत में भी कश्मीर से लेकर शिलांग तक अध्यापन के लिए निमंत्रण मिला। और मुझे लगता है कि जो गुण दोष हमारे बीच में है, कमोबेश वो हर राष्ट्र में, क्योंकि राष्ट्र निर्माण एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये रोज रोज की जिम्मेदारी है। बचपन में ही स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी नहीं है, युवावस्था में भी, अधेड़ावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी। हर उम्र का अपना तकाजा है, आहार विहार का संयम। आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। यमराज कभी भी आपको अपने घर से स्मशान घाट ले जा सकते हैं। अब आप स्मशान घाट में जाके कहिए कि ये भैरव का निवास है, शिव का निवास है, आपके यहां तो मंदिर ही मंदिर बन गए स्मशान में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने चूक की तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। वैसे अगर राष्ट्र ने चूक की और हम की भावना की जगह मैं और तुम की भावना का विस्तार हुआ तो राष्ट्र भी बिखर जाएगा। ये सही है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, तो दुनिया में लगभग 50-51 राष्ट्र थे। आज 193 राष्ट्र हैं। तो राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, राष्ट्रों का उदय हुआ है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि कई राष्ट्र इस बीच में बिखर गए। एक राष्ट्र था, उसका नाम था सोवियत संघ। क्रांति से उसका जन्म हुआ था 1917 में। देखते देखते सोवियत संघ के पेट में से 12 देश निकल आए। जब वहां साम्यवाद पराजित हुआ, वो युद्ध की वासना से ग्रस्त होकर अफगानिस्तान में दूसरों के कत्ल करने में लग गए।
तो गोरबाचेव के संभालने से सोवियत संघ नहीं संभला। और आज सारी दुनिया की कम्युनिस्ट उदास है कि सोवियत संघ बना भी और बिखर भी गया। उसमें से 12 राष्ट्र पैदा हुए। एक और देश था जिससे हमारे साथ बड़ी निकटता थी, उसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, यूगोस्लाविया। देखते देखते यूगोस्लाविया ने अपने विभिन्न धर्मावलंबियों का ख्याल नहीं किया। ईसाई मुसलमान से नफरत करता था, मुसलमान ईसाई से नफरत करता था। 5 देश, उनकी सेना थी, उनकी अर्थव्यवस्था भी ठीक थी, बुरा हाल नहीं था। 5 देश टुकड़ा टुकड़ा होकर 5 देश हो गए। इंडोनेशिया में एक टुकड़ा निकल गया, तिमोर नाम हो गया। इथियोपिया में एक देश बन गया। अपने पड़ोस में इतनी उग्रता के साथ, इतनी हिंसा के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ था, लेकिन वो भी साथ नहीं रहा, उसके 2 टुकड़े हो गए। आज पाकिस्तानी राष्ट्रीयता को लेकर पाकिस्तानी जितना मजाक करते हैं उतना पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं करते। तो राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां और किन चुनौतियों को हम सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास खाली इम्तिहान के पर्चे हैं, हमारा इम्तिहान होना बाकी, ऐसा नहीं। कुछ परीक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू में पढ़ाता था, उसके पहले बीएचयू में पढ़ा था। तो बीएचयू में इम्तिहान साल में 1 बार होता था, जेएनयू में साल में 2 बार सेमेस्टर होता था और कभी कभी क्लास टेस्ट भी होता था। वैसे ही भारत का आखिरी इम्तिहान होने का इंतजार नहीं करना है। कुछ इम्तिहान हो चुके हैं जिसमें हम सफल रहे हैं। और उस खुशखबरी के बाद मैं आपके सामने चुनौतियों की बात कहूंगा और उसके बाद गांधी मार्ग की प्रासंगिकता की बात करूंगा। गांधी जी का नाम लेना थोड़ा गलत हो जाएगा। जैसे ही गांधी जी का नाम लीजिए, कुछ लोगों का सर श्रद्धा से झुक जाता है। राष्ट्रपिता, महात्मा, अब महात्मा की क्या आलोचना और राष्ट्रपिता की क्या आलोचना। और उनके रास्ते पर जब उन्हीं के चेला नहीं चले, राजेंद्र बाबू नहीं चले, जवाहरलाल नहीं चले, सरदार पटेल, तो हमारा आप क्यों उसकी चर्चा करें। वो बीते इतिहास का हिस्सा। मैं उससे असहमत हूं। मुझे लगता है कि एक रास्ता है जिस पर चलने की आज ज्यादा जरूरत है। जो नहीं चले वो नहीं चले, उन्होंने अपना जो किया वो कर्म उनके साथ गए, उसके परिणाम उन्होंने भुगते। हमको एक नया रास्ता चाहिए जो इस समय के रास्तों में जो एक खास तरह की दिशाहीनता है, कोल्हू के बैल की तरह से हम घूम रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं इस समस्या से, इसके राजनीतिक पक्ष से, इसके आर्थिक पक्ष से, इसके सामाजिक पक्ष से कैसे निकले। तो पहले सफलताओं की बात कर लीजिए। हमारे जैसे लोग जो आजादी के बाद पैदा हुए उनको नहीं याद है, लेकिन जो आधुनिक इतिहास के यहाँ शिक्षक शिक्षिका बैठे हैं उनको मालूम है कि भारत की आजादी की लड़ाई में राष्ट्र निर्माण को लेकर 3 चुनौतियां थी। जो यूरोप का राष्ट्र निर्माण का मॉडल था उसमें उचित नहीं लगती थी। यूरोप में राष्ट्र निर्माण का जन्म हुआ, आधुनिक राष्ट्रीयता का उद्गम यूरोप में हुआ। वो एक वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 में। जर्मनी का एक सूबा है वेस्टफेलिया। और उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रों का निर्माण हुआ और उसकी मूल आधारशिला थी एक भाषा, एक राष्ट्रीयता। जर्मन भाषाओं की जर्मनी, फ्रेंच भाषियों की फ्रांस, पोलिश बोलने वालों का पोलैंड, रूसी बोलने वालों का रूस। भारत में क्या होगा? क्योंकि भारत में तो एक भाषा है ना। अभी आपने मिथिला का जिक्र किया। मैथिल भाषा का जो सौंदर्य है, जो इतिहास है, वो किसी अन्य भारतीय भाषा के मुकाबले में संकोच पैदा नहीं करता, गर्व पैदा करता है। और वैसे ही तमिल है, संस्कृत है। संस्कृत तो तमाम अधिकांश भारतीय भाषाओं की मां है और उसकी संतानें भी एक से एक समृद्ध, बंगाली, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु। यूरोप के इतिहास को दुनिया का इतिहास समझने वालों ने यह गलती की कि कहा कि भारत की आजादी के बाद भारत के कई टुकड़े होंगे, भाषाओं के आधार पर राष्ट्रीयता बनेगी। उसको एक शब्द बताया उन्होंने, बाल्कनाइजेशन। बाल्कन प्रदेश है जहां टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन हमारे राष्ट्र नायकों को प्रणाम, खासतौर पर राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कि उन्होंने आजादी के पहले ही भाषावार राजनीतिक प्रादेशिक इकाइयों का गठन किया। उत्कल कांग्रेस
बांग्ला कांग्रेस, असम कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस, और धीरे धीरे बहुभाषी राष्ट्रीयता के लिए अपने को तैयार किया। हम लोग तो 2 ही 3 भाषा जानते हैं। मेरी मातृभाषा भोजपुरी, स्कूल और मीडिया की भाषा हिंदी, और पढ़ने पढ़ाने की भाषा अंग्रेजी। लेकिन एक समय था जब औसत भारतीय बुद्धिजीवी 6, 7, 8 भाषाएं जानते थे। मैथिली जानते थे तो बांग्ला भी जानते थे, उड़िया भी समझ लेते थे, हिंदी भी समझ लेते थे, अंग्रेजी के अलावा एक आध फ्रेंच, जर्मन भी जानते थे। भाषाओं की दृष्टि से हम दरिद्र हुए हैं, लेकिन भाषाओं की अस्मिता के आधार पर हमने राज्यों के पुनर्गठन में चमत्कारी सफलता प्राप्त की। और 1947 के बाद जिस दुर्घटना का इंतजार था कि भाषा के आधार पर हम झगड़ा करेंगे, खासतौर पर द्रविड़ भाषाएं और संस्कृत मूलक भाषाएं, विशेष तौर पर हिंदी साम्राज्यवाद और एक नए तरह का उपनिवेशवाद, वो नहीं हुआ। ये सही है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जब सत्ता का नया गठन हुआ तो हमने पाया कि सेना से लेकर के प्रशासन तक में गैर हिंदी भाषियों का वर्चस्व रहा। हिंदी वालों का साम्राज्यवाद नहीं आया, जिसकी की आशंका थी दक्षिण भारत के नेताओं को, जो कांग्रेस विरोधी थे, जो गांधी विरोधी थे और कई मायने में हिंदी विरोधी थे। हमने भाषाओं के आधार पर अपना पुनर्गठन किया। कुछ जगहों पर झगड़ा हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात में बंबई को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में, असमिया और बंगाली का भी कुछ खुटकरिया हिंसा का इतिहास है। लेकिन मोटे तौर पर हमने उस काम को करने में सफलता पाई, और जो भविष्यवाणी थी कि हमारे जाने के बाद तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, वो गलत साबित हुआ। बहुभाषी राष्ट्र बना। हमने राज्य की भाषा अलग, केंद्र की भाषा अलग, और उसमें बहुत विवेक से काम लिया। ऐसे ही दूसरी सफलता जाति को लेकर के थी। जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों का यह मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन खाली राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, सामाजिक न्याय का क्या होगा। उसमें ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक ये मानते थे, ये लिखते थे, कहते थे कि अंग्रेजों के रहने तक हमारा भविष्य सुरक्षित है। जब अंग्रेज चले जाएंगे तो गांव गांव में द्विजवाद, द्विजों की दबंगई काम आएगी, उसमें से बचने का कोई रास्ता निकाले। उसी में से आरक्षण की व्यवस्था निकली। और आज भारतीय संविधान के बारे में सवर्णों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं, ये बहस की बात हो सकती है, लेकिन दलित समाज ये मानता है कि ये संविधान हमारे लिए पक्की गारंटी है। और जिस तरह से आरक्षण को स्वीकार किया गया, मंदिरों के दरवाजे खोले गए, तालाब और कुएं को सबके लिए उपलब्ध कराया गया, उसके लिए आंदोलन चलाना पड़ा। 1934 के बाद गांधी जी ने सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया, और दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, नानक, एक लंबी परंपरा है, और उसमें ज्योतिबा फुले, बाबा साहब योगदान करने में अग्रणी थे। लेकिन आज भारत के नवनिर्माण में जाति का जो अवरोध था, उसको हमने संवैधानिक तरीके से सुलझाया। आज सार्वजनिक तौर पर कोई छुआछूत का समर्थक नहीं मिलेगा। आज सार्वजनिक तौर पर कोई जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं मिलेगा। हालांकि जातियां अभी भी जीवंत हैं। शादी ब्याह 99% या 95% जातियों के अंतर्गत ही होती है। और ये जाति खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों और ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है। लेकिन जो सार्वजनिक राष्ट्रीय सहमति है नवनिर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, उसमें हमने इस लक्ष्य को स्वीकार किया है कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जो सामाजिक न्याय का समाज होगा, आर्थिक न्याय का समाज होगा, राजनीतिक न्याय का समाज होगा। तो ये जो दो पहाड़ जैसे अवरोध थे, भाषाओं की विविधता और राष्ट्र का निर्माण, और जातियों का सच और राष्ट्र का निर्माण, इन दोनों को हमने सुलझाया है, लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया है। आज तमिलनाडु में एक तमिलवादी क्षेत्रीय पार्टी का राज है, और केंद्रीय सरकार
एक राष्ट्रवादी दल के गठबंधन के मार्गदर्शन में चल रही है, लेकिन दिल्ली और चेन्नई का कोई खास झगड़ा नहीं, टूट का तो कोई खतरा ही नहीं है। बल्कि तमिलनाडु सरकार ने दिल्ली वालों से कहा, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कहा कि श्रीलंका में तमिल लोगों का दमन हो रहा है और हम भारत के लोग, पूरे भारत के लोग, खाली तमिलनाडु के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग श्रीलंका में तमिल लोगों की रक्षा कर रहे हैं। वहां तक हम चले गए। आज झगड़े नदियों के पानी को लेकर ज्यादा है, भाषा को लेकर कम है। अभी कर्नाटक में एक बंद का ऐलान हुआ क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये गोदावरी नदी है इसका पानी तमिलनाडु को भी मिलना चाहिए। और कर्नाटक के लोगों ये नदी तो हमारी दोनों का नहीं है, भूगोल को अच्छा ठीक से समझो, ये तुम्हारी भी है और औरों की भी है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में नदियों का सवाल उठा और नदी के पानी को लेकर 2 राज्य बनाने पड़ गए, आंध्र और तेलंगाना, और दोनों जगह शांति है। क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में सरकार है, लेकिन उससे राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा नहीं है। और इन उपलब्धियों में इसकी आधारशिला कैसे बनी, राष्ट्रीय आंदोलन ने तो एक माहौल जरूर पैदा किया, लेकिन असल में ये किताब में लिखा गया हमारे संविधान के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण राजनीति शास्त्रियों के लिए, समाज शास्त्रियों के लिए, आधुनिक इतिहास के जानकारों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाहर दंगे हो रहे थे, पाकिस्तान की मांग चल रही थी, द्रविड़िस्तान की मांग चल रही थी, खालिस्तान की मांग चल रही थी, अछूतिस्तान की मांग चल रही थी, लेकिन 300 सवा 300 स्त्री पुरुषों ने मिलकर शांत भाव से अगले 100-200 साल का रास्ता तय करने का एक नक्शा बनाया और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सहयोग मिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सहयोग मिला। राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा संविधान बनाने में शामिल नहीं हुआ, ये सच है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग बाहर रहे, जयप्रकाश नारायण आचार्य, डॉक्टर लोहिया, गांधी मार्गी बाहर रहे, कम्युनिस्ट बाहर रहे, मुस्लिम लीग बाहर रहा, लेकिन फिर भी एक दस्तावेज बना और वो दस्तावेज भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार बना, भारतीय समाज के नवनिर्माण का आधार बना। ये तो खुशखबरी की बात है। खुशखबरी ये भी है कि एक युवा, एक शिशु राष्ट्र को जन्म लेते ही हमलों का सामना करना पड़ा। 1947-48 कश्मीर में, 1962 में उत्तर पूर्व सीमांत में, 1965 में कच्छ में और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के कारण बंगाल में युद्ध का माहौल बना। इसमें चीन के हमले के अलावा जो दूसरे हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से या अन्य ताकतों की मदद से, उसमें भारत उत्तीर्ण हुआ। अभी फिर लद्दाख और अरुणाचल को लेकर के कुछ समस्या है, लेकिन कुछ ऐसी राजनीति है, ऐसा माहौल है और मीडिया की प्राथमिकताएं भी ऐसी बदली हैं कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, लद्दाख में तो बहुत चिंता है, कई हजार किलोमीटर का मामला है, लेकिन शेष भारत में, हिमालय क्षेत्र में चीन के द्वारा किया जा रहा दबाव का, भय का, शस्त्र बल का दुरुपयोग देश का बहुत सरोकार नहीं। लेकिन फिर भी ये इतिहास लिखेगा कि आजादी के बाद भारत पर जो पड़ोसियों की तरफ से प्रहार हुए, उसका लगभग समुचित उत्तर दिया गया। तो हमारी रक्षा को लेकर के भी हमारी तैयारी कमजोर नहीं। और परमाणु बम बनाने के बाद से हम दुनिया के उन 8-9 देशों में गिने जाते हैं जिनकी शस्त्र क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत अलग है। लेकिन अब मैं आपका ध्यान उन चुनौतियों की तरफ ले आना चाहता हूं जो हमारे आपके सरोकार का हिस्सा होनी चाहिए। मेरी समझ से समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते
राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 3 क्षेत्रों से आती है। एक है राजनीतिक चुनौती, वो सबसे विकट है क्योंकि उसमें हम और आप शामिल हैं। दूसरी है सामाजिक चुनौती, उसमें हम में से कुछ शामिल हैं, कुछ उदासीन हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। और तीसरी आर्थिक चुनौती, जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों का कहना है कि आर्थिक चुनौती अब अपने बस की बात नहीं है, ये तो वैश्वीकरण का मामला है, IMF का मामला है, वर्ल्ड बैंक का मामला है, रिजर्व बैंक का मामला है। क्योंकि ये रोज रोज की सच्चाई है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय इनकी गिनती कराने में नहीं दूंगा। लेकिन राजनीतिक चुनौती से शुरू करें। ये जनतंत्र के निर्माण के लिए हम चले। हम लोग अभी लोकतंत्र बने नहीं हैं। 26 नवंबर जो 2 दिन पहले बीता, 1949 को हमने एक संविधान बनाया, अपने को समर्पित किया और धीरे धीरे उसके अनुसार अपने जीवन को पुनर्गठित करने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इस संविधान की किताब का अभी हाल तक कोई महत्व ही नहीं। पहली बार इसका महत्व तब समझ में आया जब इमरजेंसी लगा दी गई। संविधान के कानूनों का इस्तेमाल करके एक गिरोह की कुर्सी जब खतरे में पड़ी तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और उसको लोकसभा से पारित भी करा दिया। तब हम सब लोग चौंके कि हमारी ये किताब इतनी कमजोर है कि किताब की मदद लेके तानाशाही आ जाएगी। बधाई उत्तर भारत के मतदाताओं को और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अभिनंदन कि उन्होंने जनतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सूझबूझ से काम लिया। और उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने 1977 के चुनाव में हिस्सा लिया और तानाशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई को जीतने में सफलता हासिल। लेकिन तब से अब तक संविधान का जो लोकतांत्रिक पक्ष है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। चुनाव सुधार हमारे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जनतंत्र बनाने के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन अब ये धनतंत्र हो गया। चुनाव में उम्मीदवारों को पैसा नहीं चाहिए, चुनाव में वोटर को तो पैसा नहीं चाहिए। यानी गोवा में चुनाव हुआ और जिस पार्टी की सरकार थी फिर बन भी गई, उसने प्रति वोटर 5,000 रुपया मतदाता के घर पहुंचाया। और जो पार्टियां हमको चुनौती दे रही थी, एक बंगाल की पार्टी थी, एक दिल्ली की पार्टी थी, उन्होंने रेट बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया। तो गोवा के मतदाताओं ने कहा कि पैसा तो आप ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपसे देर हो गई, हम वचन हार गए हैं, अगली बार समय से आइएगा तो हमने आप ही को। ये जो धन का आतंक है, ये फिर पैसा किसके पास है? वो भी चुनाव में लगाने वाला पैसा, इसको कहते हैं काला धन, जो टैक्स से बचाया गया, स्मगलिंग से किया गया, माफिया ने पैदा किया। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बिहार के लोग समझते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा हाथ बिहार का। बिहारियों का सबसे कम दोष है। बिहार का वोटर तो 2-4 बार की दावत पर खुश हो जाता है या हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु वाला ज्यादा समझदार है और गोवा वाला सबसे ज्यादा समझदार है। लोग चुनाव में पूछते हैं कि रहू आयल बानी, आई बैठी, चाय पी, पानी पी, हमारा के काम ही। आप कहेंगे आपका धर्म है, कर्तव्य का, रहो तो कुछ कर्तव्य करी। आप जब जीत जाइला तो दोबारा दिखाई नहीं पड़ेंगे। आईनी है साइकिल से और देखते देखते गाड़ी में बैठ जाए, फिर बेटा का गाड़ी आई, बहू का गाड़ी आई, एक मकान आपके महंगा पड़त रहा। अब सुनता नहीं कि पटना में भी बा, नैनीताल में भी बा, दुबई में भी बनावता नहीं। पूरा राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से दागदार लगता है। अक्सर मुझे विद्यार्थियों में जाने का निमंत्रण मिलता है, तो विद्वत समाज है, और मैं पूछता हूं विद्यार्थियों से कि एक नारा है, हम आधा याद है हमको, आधा भूल गए हैं, जो आपको याद करा दो। गली गली में शोर है, सारे नेता शोर।
जबकि पहला आदमी इसको नेताजी कहा था, उसका नाम था सुभाष बोस। उसके पहले नेताजी नाम से लोगों को संबोधित नहीं किया गया। आज कोई भी आदमी हमारे जैसा, आप जैसा, बगल के गांधी आश्रम में जाके कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, और हो सके अगर कांग्रेस के साथ संबंध है तो टोपी, नहीं तो बिना टोपी पहन लिया, नेताजी हो गए। और चुनाव लड़ गए तो ठप्पा लग गया, नेताजी नेताजी नेताजी, और जीत गए तो कहना क्या है, चुनाव सुधार। आज भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राष्ट्र निर्माण का साधक नहीं बाधक हो गया। और उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र को छोड़ दो, क्योंकि जब लोकतंत्र नहीं था 19 महीने तो हमको दम घुट रहा था। हमने कहा जैसे भी हो चुनाव कराओ, क्योंकि चुनाव से हमारा अपना अस्तित्व बचा रहेगा, नहीं तो सरकारी पार्टी के गुंडे हमको जीने नहीं देंगे। तो राजनीतिक स्तर पर चुनाव सुधार भारतीय राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजशास्त्री ये कह रहे हैं कि हर चुनाव के बाद जाति की जड़ें और मजबूत हो रही हैं। कहां समाजवादी लोग निकले थे जाति तोड़ो के लिए, राम मनोहर लोहिया इस बात के लिए मशहूर थे, जाति तोड़ो सम्मेलन। आखिरी सम्मेलन भारत की राजनीतिज्ञों ने 1977 में किया था। उसके बाद अब कोई जाति तोड़ो की बात नहीं करता, जाति जोड़ो की बात करता है। ये हमें कहां ले जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की तरफ या जाति निर्माण की तरफ? दूसरा राजनीतिक प्रश्न केंद्रीकरण का। ब्रिटिश राज का एक दुर्गुण था केंद्रीकरण। उसका समाधान बताया गया था ग्राम स्वराज। गांधी मार्गियों ने सर्वोदय का रास्ता बताया था, समाजवादियों ने चौखंबा राज की बात कही, कम्युनिस्टों ने रूस में कम्यून बनाया था। आज सत्ता का केंद्रीकरण हर शासक पार्टी का अनिवार्य कर्तव्य हो गया है। अगर केंद्र में सरकार है तो केंद्र में शक्तिकरण, अगर राज्य में सरकार है तो राज्य में केंद्रीकरण। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के जरिए आएगा, क्योंकि लोकतंत्र की दो जरूरतें हैं, एक है प्रतिनिधित्व, एक है हिस्सेदारी। प्रतिनिधित्व तो वोट के जरिए होता है, इन हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। राजीव गांधी ने कोशिश की थी सत्ता की विकेंद्रीकरण, लेकिन आज जो पंचायती राजों की स्थिति है उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। वो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बजाय भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण की कहानी बन गई। पहले भ्रष्टाचार सांसद और विधायक तक रुका रहता था, अब मुखिया जी भी पूरी जोर शोर से शामिल है और उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तीसरा है आंतरिक लोकतंत्र। भारत के 47 मुख्य दलों का अध्ययन किया किसी विद्यार्थी ने, जैसे यहां कुछ रिसर्च स्कॉलर बैठे होंगे, उसका नाम है मिलान वैष्णव। उसने पाया कि 47 दलों में से 3 दलों को छोड़ के बाकी सारे दलों में परिवारवाद चलता है। वो 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई और सीपीएम। अब अगर कोई रिसर्च करेगा तो बीजेपी को भी उस लिस्ट में से छांट, तो कांग्रेस से लेकर के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तक और राजद से लेकर के और लोकदल तक सब जगह राष्ट्रवाद से पैदा राजनीति और लोकतंत्र अब परिवारवाद में सिमट रहा है। परिवारवाद में बुराई तब नहीं है जब बलिदानियों का परिवार, योग्य लोगों का परिवार, लेकिन जब परिवार की विरासत के नाम पर लोग ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए हमें विवश करें जिनकी योग्यता को लेकर के शंका हो, जिनको पढ़ने लिखने की फुर्सत ही नहीं थी तो राज कैसे चलाएंगे, और हम बेबस हैं। मैं राजनीतिक चुनौतियों की कहानी यही रोकता हूं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भारत में विद्वानों का एक समूह है, उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। ये आईआईएम, आईआईटी, जाने कहां के विद्वत समाज का मंच है, और उसका काम ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और ये काम 1974 से रुका हुआ है।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसी ताकुंडे कमेटी बनाई थी, फिर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, कमेटियां बनती गई, लेकिन राजनीतिक सुधार की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। और जो जीत जाता है वो कहता जनतंत्र जिंदाबाद, और जो हारता है वो कहता जनतंत्र की हत्या हो गई जनतंत्र का। लेकिन जब शासन में आते हैं सुधार नहीं करते, और उसमें ताजा दोष पहले कांग्रेस ने इस सुधार को रोका, अब भारतीय जनता पार्टी रोक रही। जब ये कुर्सी से उतर जाएंगे, जैसे कर्नाटक में हार गए, तब इनको चुनाव सुधार की जरूरत महसूस होगी। हमको एक नागरिक के नाते, समाज वैज्ञानिक के नाते, राष्ट्र निर्माण की बड़ी चुनौतियों में राजनीतिक नवनिर्माण एक आधा अधूरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा और खतरा पड़ रहा है। अब हम सामाजिक प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्या है सामाजिक चुनौती भारतीय राष्ट्र निर्माण की? क्योंकि राष्ट्र निर्माण का मतलब है हम की भावना। हम की भावना में 3 बाधाएं हैं। लिंग भेद है, पूरा भारत 2 टुकड़े में बटा हुआ, इसलिए पुरुष का पूर्ण स्वराज आ गया, इसमें कहने में कोई शक नहीं। लेकिन औरत का स्वराज सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद खत्म हो जाता है। अगर कोई लड़की अपनी मां की बीमारी का इलाज कराने के लिए रात को दवा लेने के लिए निकले, उसको भी लोग शरारत की निगाह से देखते। और परिवार से लेकर के विद्यालय तक और चिकित्सालय से लेकर न्यायालय तक औरतों की कहानियां आंसुओं से भरी हैं। भारत की औरत 2 ही प्रार्थना करती है, एक तो हिंसा से बचाओ, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। अगर नहीं बचा सकते हो तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करती है, अगले जन्म में बिटिया ने की। ये स्वराज का कलंक है। लिंग भेद, दूसरा जाति भेद, आरक्षण आ गया। लेकिन आरक्षण के कारण जो एक न्याय का माहौल बनना चाहिए, वो जैसे कहते हैं कि जबरदस्ती एक दवा, कड़वी दवा खिलाई जा रही है। अगर हमारा बस चले तो हम जाति की दबंगई से बाज नहीं आए। और उसका सबसे घोड़ा प्रदर्शन अंतरजातीय विवाहों के समय में होता है, क्योंकि ये रोज का सच है। इसको शुरू अपने से करना पड़ेगा। गांधी सफल नहीं हुए, जयप्रकाश नारायण सफल नहीं हुए, कम्युनिस्ट सफल नहीं हुए, तो उस असफलता का विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन जातिवाद और राष्ट्रीयता के बीच में भयंकर अंतर्विरोध है। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कही थी। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान को समर्पित करते समय 2 लोगों का भाषण हुआ था, राजेंद्र बाबू का और बाबा साहब अम्बेडकर का। राजेंद्र बाबू ने कहा कि ये किताब तो हमने तैयार कर ली, लेकिन जब तक उच्च आदर्शों से प्रेरित लोग राजनीति में नहीं आएंगे, चरित्रवान लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो किताब रह जाएगी। समाज पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज हम एक नए अंतर्विरोध के युग में प्रवेश कर रहे हैं। पुराना अंतर्विरोध खत्म हो गया, विदेशी राज और स्वदेशी समाज का, वो बहुत बड़ा अंतर्विरोध था। लेकिन अब एक नया अंतर्विरोध शुरू हो रहा है। वो क्या है कि हम एक तरफ राजनीतिक समानता की स्थापना कर रहे हैं, एक वोट एक व्यक्ति, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, हर एक को उच्च से उच्च पदों पर जाने की संभावना। और हुआ भी। जमींदारों के राज में, अंग्रेजों के राज में कोई लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन सकता था? नहीं बन सकता। कोई कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता था? नहीं बन सकता। कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता था? नहीं बन सकता। बने तो राजनीतिक समानता का युग तो शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता बनी रही। और ये दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो इस अंतर्विरोध को भारतीय समाज झेल नहीं पाएगा। क्योंकि भारतीय समाज अपनी बनावट में लोकतंत्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसको अनुकूल बनाने के लिए जाति की गांठ खोलनी पड़ेगी, वर्ग का सवाल सुलझाना पड़ेगा। जाति को लेकर के हमने मंडल आयोग के बाद कुछ और दूरी तय की। आज फिर जाति का सवाल
जनगणना और उसके बाद आरक्षण का नवनिर्माण, ये सरोकार है। लेकिन इसके दोनों पक्ष हैं। जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वो तो इसके आलोचक हैं। जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसमें भी दो वर्ग हो गए हैं, अति लाभान्वित और जिनको लाभ नहीं मिल रहा। तो हिंदुस्तान के हर हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं आरक्षण की परिभाषा के लिए। माला और मादिगा दो दलित जातियां हैं आंध्र प्रदेश, और सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि हमारा अपना हिस्सा अलग करो। पंजाब में दलितों में दो वर्ग बनाए गए। बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर के जमाने में अनेक्सर 1 अनेक्सर 2 की बात, बीच में दलित महादलित की बात है। अभी एक आयोग बैठा है, रोहिणी आयोग, उसने बताया कि 5000 के करीब अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, लेकिन 15-16 जातियों को ही आरक्षण का लाभ ज्यादा मिला। इसको फिर से करो, कौन करेगा? नई पीढ़ी करेगी। हमारी पीढ़ी जितना कर सकती थी किया, अब थक गई। हमारा विवेक इस बारे में काम नहीं करता। और तीसरा सवाल जो और भी ज्यादा ज्वलंत है वो है धर्म और समाज का रिश्ता, धर्म और राजनीति का रिश्ता। जो आधुनिकतावादी लोग थे उनका ये अनुमान था कि आधुनिकीकरण के साथ, शहरीकरण के साथ, औद्योगिकरण के साथ धर्मनिरपेक्षता भी फैलेगी। वो गलत सोचते थे। दुनिया में 7.5 अरब के करीब आबादी है। 7.5 अरब लोगों में से 6.5 अरब लोग किसी न किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और हमसे कई 100 साल ज्यादा आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण हो चुका है। यूरोप का, अमेरिका का सबसे ज्यादा दुनिया में धर्म की दृष्टि से अपनी पहचान करने वाले ईसाई हैं, नंबर 1 धर्म। नंबर 2 धर्म, 57 देश हैं जो अपने को इस्लामिक देश कहते हैं, इस्लाम है। नंबर 3 बौद्ध है। नंबर 4 हिंदू है। और ये सब अरब के आसपास आबादी, छोटी मोटी आबादी नहीं है। अपने को धर्म निरपेक्ष करने वाले, नास्तिक कहने वाले, किसी ईश्वर में न मानने वाले 7.5 अरब में से कुल 1 अरब लोग हैं। और आधुनिकीकरण का 300 साल का इतिहास है। यही गांधी जी ने अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा हकीकत की बात समझी थी, और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव के साथ जोड़ा था। धर्म नहीं खत्म होगा, लेकिन धर्म को लेकर के जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है, हिंसा है, वो खत्म हो सकता है। वो भी कठिन काम है, लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा उनका भारत के लोगों पर भरोसा था, क्योंकि भारत में धर्मों की एक लंबी कहानी है। अभी मैं था मोतिहारी में, मोतिहारी के दर्शनीय स्थान देखने की इच्छा थी। मोतिहारी गांधी जी का गांव है। वहां पर स्टेशन का नाम ही कर दिया बापू था। वहां एक विश्वविद्यालय नया बना है 5 साल पहले, उसका नाम है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन बापू के गांव के अलावा भी वहां कुछ है। हमने कहा वो भी हमको देखना है। तो वो लोग ले गए केसरिया स्तूप, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। आज उस इलाके में 10% लोग भी बौद्ध धर्म को नहीं मानते, लेकिन उस स्तूप का क्या करेंगे? वो आपकी अस्मिता का हिस्सा है। मैं बनारस का हूं। बनारस में जो सबसे पुरानी जगह है उसमें से सारनाथ। बनारस में हिंदू और मुसलमानों की बड़ी तादाद है, कुछ ईसाई भी है, लेकिन बौद्ध तो मुट्ठी भर है। लेकिन बनारस की अस्मिता में, बनारस की परिभाषा में, बोध गया की अस्मिता में, परिभाषा में बुद्ध हैं। ऐसे दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में महावीर हैं। जैन की आबादी कम है, लेकिन धर्म है, और वो हमको परिभाषित करने में मदद करता है। वही हाल हिंदू धर्म का है। बहुत से लोग तो भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार हिंदुओं की उदारता बताते हैं। वही भूमिका इस्लाम की है। अभी जो किताब आपने लोकार्पण किया शंकर देव झा जी की मदद से,
इसमें एक पूरा चैप्टर है मिथिला और इस्लाम को लेकर, क्योंकि 900-1000 साल की कहानी है। लेकिन चुनौती यह है कि हमको बहुभाषी भारत की तरह से, बहुजातीय भारत की तरह से बहुधर्मी भारत बनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या हम बहुधर्मी भारत बना सकते हैं? कैसे बनेगा बहुधर्मी भारत? इसके लिए नई पीढ़ी पर हम बहुत भरोसा कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी तो सिकुड़ती चली गई, हमारी उदारता घटती चली गई। नई पीढ़ी को राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार की, बहुधार्मिकता को समझने और अपनाने की जरूरत है। और वो स्कूल में होगा, खेल के मैदान में होगा। हमको बताया गया कि इस इलाके में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है, और क्रिकेट के मैदान में बैटिंग और बॉलिंग का महत्व है, हिंदू और मुसलमान का महत्व नहीं। अभी 4 दिन पहले एक मैच आ रहा था, कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान की जीत की जिम्मेदारी 2 खिलाड़ियों पर है। विराट कोहली रन बनाने के लिए, और शमी साहब जो हैं वो विकेट चटकाने के लिए। वो दोनों भारतीय खेल रहे थे, और दोनों के योगदान से हमारी जय और पराजय तय हुई। बहुधार्मिक भारत है, साइन बोर्ड बदलने से नहीं बहुधार्मिक भारत का इतिहास खत्म होगा। और आखिरी सवाल जो सबसे जटिल है वो है हमारी आर्थिक चुनौतियां। भारत किसानों का देश है कहते कहते गांधी जी चले गए, और हम लोग पूरी रफ्तार से इसके नगरीकरण उद्योगीकरण में लगे रहे 75 बरस। अभी भी 65% भारतीयों का रोजी रोटी का इंतजाम धरती माता यानी खेती और कृषि से है, और पशुपालन से। और खेती एक ऐसा धंधा है जो अभिशप्त हो चुका है, और शास्त्री कहते हैं घाटे का धंधा। घाटे का धंधा है कि नहीं तो हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि किसानी एक ऐसा काम है जिसको लेकर के बाकी हर व्यवसाय से अलग उसका एक चरित्र है। हम लोग प्रोफेसर हैं, हम लोग के लड़के लड़कियां शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं। हमारे कुछ दोस्त राजनीति में हैं, जेपी आंदोलन से लेकर आज तक राजनीति में ही थे। उनके लड़के लड़कियां, नेताओं का लड़का लड़की नेता बनना चाहता है। सिनेमा में बहुत से लोग हैं, कपूर खानदान से लेकर बच्चन खानदान का अभिनेता, एक खानदानी अभिनेता बनना चाहता है। खाली किसानी का धंधा ऐसा है कि किसान का बेटा बेटी, किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता, और किसान की बेटी किसान के घर में बहू बन के नहीं जाना चाहता। क्यों? 1 साल आंदोलन चला, अभी भी अगर आंखें नहीं खुले, अभी भी आप सत्ता के नशे में हैं तो आपका दोष हो। कृषि को बचाए बिना रोजगार का निर्माण करना मुश्किल, छोटे और मझोले उद्योगों को बचाना मुश्किल, और भारत के आर्थिक स्वावलंबन को बनाना मुश्किल। यह एक दूसरा प्रश्न भी है जो नई पीढ़ी का प्रश्न है। आपने हमको वोट का अधिकार तो दिया, उसे राजनीतिक नागरिकता मिली है, लेकिन आपने हमको रोजगार के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारी आर्थिक नागरिकता का क्या होगा? एक प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक है टी.एच. मार्शल, उन्होंने बताया कि नागरिकता के 3 चेहरे होते हैं, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, सोशल सिटीजनशिप, इकोनॉमिक सिटीजनशिप। और जहां जहां लोकतंत्र सफल है, और दुनिया के कई देशों में है, वहां लोकतंत्र ने आर्थिक लोकतंत्र के भी ध्यान रखा है, रोजगार और आजीविका का भी सवाल उठाया है। और अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी का भत्ता है। कुछ हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वैश्वीकरण की अर्थनीति का उल्टा है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा। जो लोग उसके विरोधी थे वो भी सरकार में आने के बाद उसमें उन्होंने और फंड बढ़ा दिया, और अब कुछ राज्यों की सरकार तो शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू कर रही है।
आप नहीं करेंगे तो होगा क्या? अध्यक्ष जी, भारत करीब 750 जिलों का देश है, 10-20 जिला कम ज्यादा। इसमें से 125 जिले ऐसे हैं जिनको हम उग्रवाद प्रभावित जिले कहते हैं। वहां शाम 5 बजे के बाद जिले के कलेक्टर की भी हैसियत नहीं है, पुलिस कप्तान की हैसियत नहीं कि वो सरकारी झंडा लगा के अपनी गाड़ी से शहर में निकले। उग्रवादियों का समय आ जाता है। और एक लाल पट्टी है तिरुपतिनाथ आंध्र से शुरू करके पशुपतिनाथ नेपाल। नेपाल में तो माओवादियों की सरकार भी बन गई। बिहार ने माओवाद का कुछ समाधान करने की कोशिश की, उड़ीसा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, झारखंड ने किया, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आर्थिक न्याय के मोर्चे पर हम बहुत कमजोर साबित हुए। हमारे एक नायक थे जयप्रकाश नारायण। आज से 50 साल पहले माओवादियों ने सर्वोदय के नेताओं को चुनौती दिया, कहा कि आप लोग जिला छोड़ दीजिए नहीं तो मार देंगे। बाबा विनोबा ने जो संन्यास ले चुके थे जयप्रकाश नारायण को खबर भिजवाई, बिहार का मामला है, तुम जाओ। जयप्रकाश जी 71 बरस की उम्र में, 70 बरस की उम्र में अपनी जीवन संगिनी प्रभावती जी को लेके मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक में गए। और आज के नेताओं की तरह से घंटे 2 घंटे के लिए नहीं गए। जब गए तो 1.5 बरस तक वहीं रहे, क्योंकि वहां कुछ नक्सलवादियों ने कुछ भू स्वामियों की हत्या कर दी। उन्होंने नक्सलवादियों को भी बुलाया। नक्सलवादियों ने जयप्रकाश जी को बहुत कड़वा सच बताया, कहा कि हम आपके इसलिए खिलाफ हैं कि आपके रहने तक लोगों में आशा बंधी रहती कि सर्वोदय से कुछ हो जाए, और आपका ज्यादातर काम कागजी है। सब कागज पर ग्रामदान है, कागज पर भूदान है, कागज पर राज्यदान है। जयप्रकाश जी बहुत नाराज हुए। उनका हमने जिंदगी लगा दी, गांव गांव में घूमे, विनोबा जी घूमे, 13 बरस तक पदयात्रा की, 45 लाख एकड़ जमीन हमको दान में मिले। तुम कल के छोकरे कहते तुम्हारा काम कागजी है। कहा नहीं, हम आपके प्रति कोई श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन काम आपका कागजी है, आप जांच खुद करवा लीजिए। जयप्रकाश जी ने जांच कराई और पाया कि नक्सलवादियों का आरोप सही है। फिर उन्होंने एक पुस्तिका लिखी आमने सामने, अंग्रेजी में फेस टू फेस, और कहा कि नक्सलवाद का कारण चीन के माओ से तुम नहीं है। तब तक चीन अभी माओवादी था, अब तो चीन में ही माओवाद खत्म हो गया। कहा कि नक्सलवादी गतिविधियों का कारण थानेदार, तहसीलदार, लेखपाल, स्थानीय नेता, इनका गठबंधन मिलकर गरीबों का हक मारता। योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, गांव तक पहुंच नहीं पाती। और वो एक सूची है अतिवादी गतिविधियों से प्रभावित जिलों की सूची। उसमें महाराष्ट्र का धुलिया है, उड़ीसा का कालाहांडी है, लगभग 125 जिले। तो राष्ट्र निर्माण की ये भी बड़ी चुनौती है कि हम आर्थिक न्याय को कैसे स्थापित करें। पढ़े लिखों की अलग जरूरत है, अनपढ़ों की अलग जरूरत है, ग्रामीण बेरोजगारी की अलग समस्या है, नगरीय बेरोजगारी का अलग स्वरूप है। और उसका जो असली चरित्र है वो कोरोना के समय दिखाई दिया। ऐसे तो सारा भारत एक था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया भारत 2 हिस्से में बट गया। भारत के तमाम महानगरों में 2 तरह के नागरिक हो गए। एक जिनके पास अपना मकान था, आमदनी थी, और दूसरे जो किराए के मकान में रहते थे। तो किराए वाले मकान वालों को कहा गया कि आप अपने गांव जाओ, अपने देश जाओ। उनका बरसों बरस से हम यहाँ रहते हैं, हमारे लड़के बच्चे यहाँ, हम कहाँ जाए? कहने अपने देश जाओ। तो भारत की राष्ट्रीयता खंडित हो गई कोरोना के दौरान, और राष्ट्र निर्माण की आर्थिक कमजोरी दिखाई पड़ी। और फिर लोग साइकिल से, ऑटो से, कुछ लोग पैदल, बंबई से, कलकत्ता से, दिल्ली से, चेन्नई से, बंगलोर से अपने अपने देश लौटे। और गांव के मुखिया लोगों की जिम्मेदारी हुई कि पंचायत भवन में, विद्यालय में, यहाँ वहां उनको ठहरा कई करोड़ लोग। ये है हमारी राष्ट्रीय एकता का आर्थिक चित्र। मैंने आपके सामने
पिछले आधे घंटे 40 मिनट में भारत के राष्ट्र निर्माण की मौजूदा चुनौतियों की चर्चा की और मैंने ये आग्रह किया कि राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन, एक घंटे, एक साल, एक दशक की समस्या नहीं होती है। ये दैनिक चुनौती से शरीर को ठीक रहने के लिए रोज हमको आहार विहार का ख्याल रखना पड़ता है। जो कमजोरियां उनको दूर करने के लिए कुछ दवा लेनी पड़ती है। ऐसे ही राष्ट्र का भी शरीर होता है, हम की भावना होती है। आर्थिक अलगाववाद होता है, सामाजिक अलगाववाद होता है, राजनीतिक अलगाववाद होता है। अब इसमें गांधी के मार्ग की क्या संभावना है? सबसे बड़ा सवाल हमारे राष्ट्रीय चरित्र का होगा। 3 बार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुए हैं पिछले दिनों। एक बार जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, जब हम लोग 20, 22, 24 साल के थे। यहाँ कई लोग बैठे हैं, डॉक्टर मिश्रा बैठे हुए हैं। अब ये बताने में शर्माते होंगे कि हम लोग 74 के बागी हैं, क्योंकि फिर नई पीढ़ी के लड़के कहेंगे तो बागी तो थे, तो हुआ क्या बगावत के बाद? रोग तो बढ़ गया। कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार की तुलना में जो बाद के लोग आए, उसमें कांग्रेसी संत लगने लगे, सदाचारी लगने लगे। वो हीरा चोर थे, आप तो हीरा चोर नहीं। और यहां से लेके वहां तक हुआ। फिर दूसरा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन वीपी सिंह जी ने भी कोई भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने का वक्त नहीं निकाला। एक कानून बनाया उन्होंने जरूर, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में वो सत्ता में आने के बाद हुआ। अभी तीसरा आंदोलन अभी हाल में हुआ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं भी उस आंदोलन का कार्यकर्ता। और आज के लड़के लड़कियां हमको देख के कहते हैं कि आपको भाषण देना शोभा नहीं देता, क्योंकि अन्ना आंदोलन में आप लोग थे। अन्ना आंदोलन से क्या फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी को सरकार भी बनाने का मौका मिला। हम भी चुनाव लड़ गए। कांग्रेसी हम लोगों को चिढ़ाते थे कि आप हैं कौन, आप पीछे जनता कहां है? तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो चुनाव में उतरेंगे हम। अन्ना जी ने मना किया, लेकिन हमने पार्टी बनाई। हमको खुद 4.5 लाख वोट मिला। जो कांग्रेसी वहां से 2 बार से जीत रहे थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन हम लोगों ने बोया पेड़ बबूल का, तो हम कहां से होगा? हम ही लोगों को पार्टी से निकाल दिया और अब खुद जेल में जाने की तैयारी है। जिन्होंने हम लोगों को पार्टी से निकाला, प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को, अजीत झा को, हमको और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, वो लोग खुद जेल में है, जमानत के लिए तरस रहे। 3 बार देश के लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रयास किया और हर प्रयास पिछले प्रयास से ज्यादा प्रभावशाली था और हर प्रयास के बाद रोग और बढ़ता गया। इसका मतलब दवा ठीक नहीं है और डॉक्टर भी नहीं ठीक है। तो नैतिकता को वापस लाना पड़ेगा। गांधी जी ने 3 उपाय बताए। मैं आपके ध्यानाकर्षण के लिए गांधी जी का नाम मिटा के बताना चाहता हूं। गांधी जी ने जो उपाय बताया वो शास्त्रों में लिखा था। 11 व्रत, एकादश व्रत, यहाँ सर्वोदय के जो लोग वो जानते हैं, उसमें से 5 तो पतंजलि का लिखा हुआ, जो आचार्य जी पतंजलि जी का जो ग्रंथ है योग सूत्र, उसमें ये 5 नियम आदर्श जीवन के लिए कई हजार साल पहले आचार्य पतंजलि ने बताया, जिसको गांधी जी ने अपनी शर्तों में शामिल कर लिया। उसमें सत्य है, अहिंसा है, वासना से मुक्ति है, असंग्रह है, अभय है। गांधी जी ने उसमें जोड़ दिया। तब की हालत देखते हुए शरीर श्रम, स्पर्श भावना यानी अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म सद्भाव, अगर ये 11 नियम हमारे जीवन में आ जाएं, तो हम साधारण मनुष्य से नैतिक मनुष्य बन जाएंगे। और यही मनुष्यता की जिम्मेदारी है। जानवर और मनुष्य में फर्क विवेक का है। विवेकी जीवन बनाने की जरूरत है, नैतिक जीवन बनाने की जरूरत है। आजादी के बाद से हमारा नैतिकता का ग्राफ नीचे गया है, ऊपर जाने की वजह। दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में हमारी गिनती होती है।
और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, चीन जिम्मेदार नहीं है, मार्क्सवाद जिम्मेदार नहीं है, राष्ट्रवाद जिम्मेदार नहीं है, जिन्ना भी जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार। दूसरा, गांधी जी ने 1946 में कहा कि अब अंग्रेज जा रहा है, अब हम अपने राष्ट्र के खुद भाग्य विधाता बनेंगे। क्या देश की बड़ी समस्या है। तो गांधी जी ने 1946 में, जैसे मैं आज कोशिश कर रहा हूं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को गिनने के, उन्होंने जो गिना उसमें 18 चुनौतियां गिनी। उस छोटी सी पुस्तिका का नाम है रचनात्मक कार्यक्रम, उसको मत पढ़िएगा, नहीं तो गांधीवादी हो जाइए, माओवादी नक्सलवादी भी गांधी हो जाइए, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती हिंदू मुसलमान, दूसरी चुनौती अस्पृश्यता, तीसरी चुनौती है गांव की गरीबी, चौथी चुनौती है महिलाओं की दुर्दशा। करेगा कौन? उनका महिलाएं करेगी, किसान करेगा, मजदूर करेगा, नौजवान करेगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193 देशों का मंच है, एक एजेंडा अपनाया है 2015-16 से, उसका नाम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप जो विद्वान हैं, विदुषी हैं, अपने इंटरनेट में देखिएगा, वो 17-16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के विद्वानों का कहना है कि अगर 2030 तक हमने हासिल नहीं किया तो दुनिया का आगे चलना और मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किलों की शक्ल क्या होगी आप देख रहे हैं। पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध था, ये दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे, दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे, दोनों एक ही संस्कृति के वारिस हैं। आज 1.5 बरस से युद्ध चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। अभी हाल में इजराइल और हमास का झगड़ा शुरू हुआ, युद्ध विराम है, ये बड़ी बधाई की बात है दोनों के लिए। लेकिन युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, वैश्वीकरण के तमाम दावों के खिलाफ। गांधी जी ने एक तीसरा उपाय भी बताया कि अगर अपने जीवन को आप नहीं सुधार सकते 11 कसम लेकर के। अभी हमारे एक दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, वो कहते हैं मंगलवार का व्रत हम करते हैं। ये बचपन से कर रहे हैं, यहाँ कई लोग यहाँ बैठे होंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, बचपन से एक कसम ले अगर भारतीय तो उसको निभाना जानता है, जानती है। मैं उड़ीसा में था, उड़ीसा के लोग मछली के बहुत शौकीन हैं, मुर्गी भी खा लेते हैं, बकरी भी खा, लेकिन कार्तिक के महीने में हर उड़िया कहेगा नहीं नहीं नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों के जमाने से कार्तिक के महीने में मांसाहार वर्जित। अभी छठ की पूजा थी, चाहे जहां रहिए छठ की पूजा करेगा बिहार। संकल्प का सवाल है, इच्छा शक्ति का सवाल है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन को सुधारने के लिए 11 कसम नहीं ले सकते, चलिए माफ किया। अगर देश को बनाने के लिए इन 18 मुद्दों को ध्यान नहीं देंगे, इसको माफ किया। लेकिन 7 पाप ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए। वो कौन से 7 पाप? उसको आप पढ़िएगा तो लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। उसमें से एक पाप की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा, बाकी 6 पाप आप खुद पढ़िएगा, नहीं तो स्पून फीडिंग हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आज कामेश्वर सिंह की याद में इस व्याख्यान माला से आपके दिमाग में एक भी सवाल का समाधान हो। मैं चाहता हूं कि आप बेचैन हो, आप व्यग्र हो, आप सक्रिय हो, आप सरोकारी बने कि आज की हालात क्या है। आज हमारे पुरखे अगर जीवित होते तो हमसे क्या अपेक्षा करते। तो 7 पापों की गिनती में नहीं करूंगा, खाली एक ही पाप बताऊंगा जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा सिद्धांतहीन राजनीति बहुत बड़ा पाप, कुर्सी कैसे भी मिल जाए ये बहुत बड़ा पाप, और सिद्धांत के लिए पराजय भी कबूल करो, लेकिन समाज को एक दिशा दो। आज की हार कल की जीत में बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल नैतिकता और अनैतिकता की रेखा का है, सत्य और असत्य, हिंसा और अहिंसा, भ्रष्टाचार और सदाचार। जाने अनजाने भारत के लोग हमारे समेत भारत की आजादी को लेकर के, भारत की राष्ट्रीय एकता को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर बहुत ज्यादा विश्वस्त हो गए। ये विश्वास हमारे लिए घातक साबित होगा।
हमें राष्ट्र निर्माण की, जैसे हम अपने बच्चों का हाल देखते रहते हैं, उसको ठंड न लगे जाड़े में, गर्मी न लगे गर्मी में, बरसात में ज्यादा भीग न जाए, ऐसे ही अपनी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सहेजना है। इसके 3 चेहरे हैं, राजनीतिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां। इसको करने की जिम्मेदारी समाज की है और नागरिक की भी है। कुछ व्यक्तिगत काम है जो हम करेंगे। अरे तो गांधी बाबा हूं, हमारे गांव का गांधी बाबा हूं। एक गांधी नहीं थे, हजारों गांधी हो गए, क्योंकि सत्याचरण था, स्वराज की लड़ाई थी, चरखा काटते थे, छुआछूत नहीं मानते थे, हिंदू मुसलमान में दोस्ती कराते थे, औरतों को पर्दे से बाहर निकालते थे। गांव गांव में गांधी हो गए। अब एक कवि ने लिखा है कि घर घर रावण, इतने राम कहां से लाए। तो रावण और राम, कंस और कृष्ण, दुर्योधन और युधिष्ठिर, ये हमारी सभ्यता के 2 चेहरे। हम लोग आजकल राम और कृष्ण और युधिष्ठिर की बजाय रावण, कंस और दुर्योधन के बनाए रास्ते की तरफ देख रहे हैं। उससे बचने के लिए जरूरी है कि हम समाधान की तलाश करें। आप गांधी जी के रास्ते के बारे में बिल्कुल चिंता न करें। आप सदाचार का, नैतिकता का, प्रेम का, एकता का रास्ता बनाने की कोशिश करें। देखिएगा कि गांधी जी एकाएक अपनी लाठी टेकते हुए आपके बगल में खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत तरीके से सर ने समझाया हम सबको। सर हमारे ट्रस्टी